अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CSS टाइमलाइन और मैं हूं आपकी होस्ट वजीहा अकमल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सऊदीया और ईरान के रिलेशन इस वक्त बहुत बड़े चेंजेस में से गुजर रहे हैं और जो पूरी की पूरी जियो पॉलिटिक्स है उसका मैप एक नई डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। क्यों और किस वजह से इनके रिलेशन जो है उनमें एक पॉजिटिव चेंज आना शुरू हुआ है और ईरान और सऊदी अरेबिया एक दूसरे को वेलकम कर रहे हैं एक पॉजिटिव वे में, जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और बहुत सारे चेंजेस इन फ्यूचर आएंगे। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जो कि आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इनके क्या फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट्स आ सकते हैं और इनके फ्यूचर रिजल्ट क्या हो सकते हैं, उन तमाम चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहे। चलिए आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब लोग को याद होगा कि मार्च 10, 2023 फ्राइडे को ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें मीडिएटर जो था वो चाइना था और बीजिंग में एग्रीमेंट हुआ है जिसे बीजिंग एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जा रहा है इस वक्त। और तकरीबन 2 माह पहले का जो ये एग्रीमेंट है, इसके बाद भी बहुत सारे इनमें छोटे चंक्स की फॉर्म में एग्रीमेंट्स होते रहे हैं और वो अपने दोनों बायलेटरल रिलेशन जो है इनको बेहतरी की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। सर्कमस्टांसिस को डिस्कस करने से पहले हम इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएंगे और देखेंगे कि इन दोनों के रिलेशन किस तरह के थे इन पास्ट। तो हिस्ट्री को हम स्टार्ट करते हैं 1945 से, आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू के बाद ईरान और सऊदी अरेबिया जो थे ये बहुत फ्रेंडली रिलेशन था उस वक्त इन दोनों में और अरब लीग के दोनों ही मेंबर थे। फिर 1960 में दोनों कंट्रीज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के मेंबर रहे और बहुत सारी लोकल प्रॉब्लम्स जो थी उन पे इन्होंने डिस्कशन की और उन पे मिल के इन्होंने काम किया। और उस वक्त पर्शियन गल्फ जो था एक पीसफुल और स्टेबल रीजन था। फिर 1971 में इनके रिलेशन थोड़े से चेंजेस आना शुरू हुए। किस तरह से कि जो ईरान के शाह थे उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे के 3 आइलैंड थे, उसकी स्ट्रेटेजिकल इंट्रेंस थी, उसको उन्होंने स्टॉप कर दिया, जिसकी वजह सऊदी अरेबिया को बहुत सारे खदशात लाहक होना शुरू हो जाते शाह की तरफ से कि उन्हें ये लगना शुरू हो जाता है कि जो पर्शियन गल्फ है वो उसे अपने अंडर कंट्रोल करना चाह रहे हैं। फिर 1979 में ईरानी रेवोल्यूशन होता है और ये फाउंडेशन होती है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की, जिसमें पहलावी हुकूमत जो होती है इसको खुमैनी गवर्नमेंट के साथ रिप्लेस किया जाता है। और इन दोनों के ईरान और सऊदी अरेबिया के जो बायलैटरल रिलेशन होते हैं थोड़े से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं इस तरीके से कि सऊदी अरेबिया को ये लगना शुरू हो जाता है कि जो ईरान है वो थोड़ी कंजर्वेटिव मोनार्च बन चुकी है और उनकी हुकूमत के लिए, उनकी जो है डायनेस्टी के लिए एक ये खदशा हो सकती है, एक खतरा हो सकती है, खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है उनके लिए, तो वो अपने थोड़े से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। फिर 1980 से 1988 तक ईरान इराक वॉर स्टार्ट हो जाती है, जिसमें सऊदी अरेबिया जो है वो इराक का साथ देता है, यानी सद्दाम हुसैन का साथ देता है और इनके रिलेशन और ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और इसी दौरान ईरान इराक वॉर के दौरान ही 1987 में मक्का का इंसिडेंट हो जाता है, जिसमें ईरानियन पिलग्रिम्स जो होते हैं ये सऊदीया की आर्म्ड फोर्स जो होती है उसके साथ लड़ाई कर लेते हैं और बहुत सारे ऐसी स्टेटमेंट्स कही जाती हैं कि जो इन दोनों की गवर्नमेंट के लिए ख़राब साबित होती हैं। और उस वक्त आयतुल्लाह खुमैनी की गवर्नमेंट थी और बहुत सारी ऐसे सऊदी लीडर्स के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट कही जाती हैं जो कि नागवार गुजरती हैं और इनके बायलैटरल रिलेशन को और ज़्यादा ख़राब कर देती हैं। लेकिन 1989 में खुमैनी की डेथ के बाद इनकी हॉस्टिलिटीज़ जो होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती हैं। फिर 1990 से 2000 का जो इरा है, ये 10 साल का जो एक डेकेड है, इनमें इनके रिलेशन दोनों नेशन के दरमियान थोड़ा सा स्टेबलाइज होना शुरू हो जाते हैं, थोड़ी सी नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाए। किस तरह से कि 1997 में ईरानियन प्रेसिडेंट मोहम्मद ख़ातमी इनको इलेक्ट किया जाता है और उस वक्त के जो प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया थे वो अब्दुल्ला थे और उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का जो इजलास था वो तेहरान में होना था, तो उन्होंने वहाँ पे अटेंड किया। अटेंड करने के बाद एक खुशगवार सा माहौल था और उन्होंने आपस में अच्छे रिलेशन किए, अच्छी टॉक्स की और उनके रिलेशन इम्प्रूव हुए, उनकी कोलेबोरेशन इम्प्रूव होना शुरू हो गई। फिर ये होता है कि
फातमी के प्रेडिसेसर 1998 में अकबर हाशमी रफसंजानी, वो उस वक्त के किंग फ़हद से मिलते हैं और आपस में कोलैबोरेशन करते हैं, एनर्जी पे बात करते हैं, इकोनॉमी पे बात करते हैं और आपस में इनकी बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं, कुछ एग्रीमेंट साइन होते हैं और इनके जो रिलेशन होते हैं वो एक दफ़ा फिर से खुशगवार मोड़ पे जाना शुरू हो जाते हैं। फिर 2003 में इराक में इन्वेड करता है यूएसए और यूएसए जो होता है वो सद्दाम हुसैन को फांसी दे देते हैं और इस तरह से ईरानियन जो गवर्नमेंट होती है उनकी मेडिटेरियन सी और वेस्ट की तरफ ताल्लुकात और बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। उनको एक बिल्कुल सीधी रोड मिल जाती है जिससे वो आपस के वेस्ट के और मेडिटेरियन सी के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर सकें, इकोनॉमी अपनी बेहतर कर सकें। लेकिन फिर 2011 में अरब स्प्रिंग स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि एक एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट की एक लंबी सीरीज़ होती है जिसमें सीरिया में, बहरीन में, यमन में बहुत सारी जगह पे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाती हैं और शिया सुन्नी मुस्लिम्स आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं और इनकी बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं जिसकी वजह से पूरे के पूरे खित्ते में एक जंगी निज़ाम शुरू हो जाता है। फिर 2015 में क्या होता है कि ईरान की जो इन्फ्लुएंस होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है खित्ते में, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया को उसकी पोजीशन थोड़ी सी एग्रेसिव लगती है और सऊदी अरेबिया जो है अटैक कर देता है यमन में। यमन में क्या था, यमन में उन्होंने क्यों अटैक किया कि होते रेबल्स वहाँ पे काम कर रहे थे और होते रेबल्स को जो थे ईरान सपोर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पे अटैक करता है सऊदी अरेबिया और फिर से इनके बायलैटरल रिलेशन ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। फिर 2016 में सऊदी अरेबिया शिया मुस्लिम के लीडर निमर अल निमर इसकी एग्जीक्यूशन हो जाती है, उनको फांसी दे दी जाती है और ईरान के जो बहुत सारे प्रोटेस्टर होते हैं वो सऊदीया के डिप्लोमेटिक मिशन पे वहाँ पे हमला कर देते हैं और जिसकी वजह से दोनों ममालिक एक दूसरे की जो एम्बेसीज होती हैं वो बंद कर दी जाती हैं, आप अपने अपने एम्बेसडर्स को वापस बुला लेते हैं एक दूसरे की कंट्री से और इनके रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। फिर 2019 में सऊदी अरेबिया ये ब्लेम करता है ईरान पे कि अरामको जो है उस पर उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया और उनकी बहुत सारी ऑयल की प्रोडक्शन है वो कट ऑफ हो चुकी है और उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी को भी लॉस हुआ है बहुत सारा और बहुत सारे उनके प्रोजेक्ट्स जो ख़राब हो गए हैं और इसकी वजह से फिर से ईरान और सऊदीया में दोबारा से प्रॉक्सी वॉर्स शुरू हो जाती हैं, डिसएग्रीमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। हिस्ट्री का थोड़ा सा मुतालिया करने के बाद हम आते हैं प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस पे, जो कि बात करते हैं इस एग्रीमेंट पे जो कि मार्च 10, 2023 में हुआ। लेकिन ये एग्रीमेंट यूँ अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे दो हाईली सिग्निफिकेंट विजिट थे तीनों कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट की तरफ से। पहला जो विजिट था वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने ट्रैवल किया सऊदी अरेबिया में दिसंबर 2022 में और उसके बाद फिर ईरानियन प्रेसिडेंट जो थे इब्राहिम रयासी उनका ट्रिप था बीजिंग में जो कि हुआ फरवरी 2023 में। उसके बाद हाई लेवल की डिस्कशंस हुई, रीजनल डिस्कशंस हुई, आपस में सऊदीया ईरान का इंटरेक्शन करवाया गया और फिर जो कहीं जाके ये मार्च 10, 2023 का एग्रीमेंट हुआ। जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं कि एक साइड पे ईरान के जो हैं अली शामखानी सेक्रेटरी ऑफ ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल खड़े हुए हैं, दूसरी साइड पे जो है अरब सऊदी अरब के मोसाद बिन मोहम्मद अल एबान खड़े हुए हैं और दरमियान में चाइना टॉप डिप्लोमेट वांग ही खड़े हुए हैं और तीनों एक बड़े खुशगवार मूड में आपस में मुसाफा कर रहे हैं, जो कि इस चीज़ की निशानदेही है कि आगे जाके इन फ्यूचर आपस में उनके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। इस एग्रीमेंट के दौरान उन्होंने अपनी जो 1998 में उनकी जनरल कोऑपरेशन एग्रीमेंट था उसको भी रीन्यू करने का सोचा है और 7 साल की तवील अरसे के बाद दोनों कंट्रीज़ ने आपस में ये मुआहदा तय किया है कि वो अपनी अपनी एम्बेसीज जो हैं वो एक दूसरे की कंट्रीज़ में दोबारा से ओपन करेंगी और अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को दोबारा से री एस्टेब्लिश करेंगी और मिडल ईस्ट जो है इसको एक पीसफुल रीजन बनाएगी ताकि यमन और सीरिया के जितने भी अभी तक प्रॉक्सी वॉर्स और डिसएग्रीमेंट्स हैं जो सऊदीया ईरान की वजह से बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं वो दोबारा से एक पीसफुल एरिया बन जाए।
प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस के बाद अब हम रीजंस की बात करते हैं कि दोनों कंट्रीज क्यों अपने बायलैटरल रिलेशन ठीक करना चाह रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो थक चुके हैं इस जंग से, जो का पिछले कई अरसे से एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, और दोनों ही जनरली ये चाहती हैं कि अपने अपने बायलैटरल रिलेशन को नॉर्मलाइज करें। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि ईरान अपने डिप्लोमेटिक आइसोलेशन को ब्रेकआउट करना चाह रहा है, जो यूएस ने उस पे इम्पोज किया, और वो अपने आप को ग्लोबली इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा है। तीसरी बात कि सऊदीया जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा इनसिक्योर है ईरान की तरफ से, और वो अपनी सिक्योरिटी एग्जाइटीज़ को ओवरकम करना चाह रहा है ईरान की तरफ से, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सके। क्योंकि 2019 में उन्होंने अपने आधे से ज़्यादा ऑयल की जो प्रोडक्शन है वो अपने मिसाइल और ड्रोन्स के अटैक पे यूज़ किया, जिसकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा इकोनॉमी डाउन गई है। सऊदी गवर्नमेंट के लिए विजन 2030 का जो प्लान है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विजन 2030 इस वक्त बहुत ज़्यादा इकोनॉमी मांग रहा है और इस पे बहुत सारा एक्सपेंडिचर्स लग रहे हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, और सऊदी गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का हब बनाना चाह रही है। उसके लिए इनको अपनी सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा स्टेबल करना पड़ेगा, और इस सिक्योरिटी स्टेबल करने के लिए उन्हें ईरान की तरफ से अपनी जितने भी खदशात हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा, और वो इसी सूरत में है कि जब वो अपने उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बहाल करें। उसके बाद रीज़न जो है वो ये है कि ईरान जो है वो कतर और तुर्की के साथ अपने रिलेशन को दोबारा से बेहतर बनाना चाह रहा है, और वो इसी सूरत मुमकिन है अगर वो सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करे। फिर इस वक्त के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, अगर एक ही तरफ से ये देखा जाए तो वो अपने फॉरेन पॉलिसी को एक फ्रेंडली फॉरेन पॉलिसी बनाना चाह रहे हैं और इंडिपेंडेंट कर रहे हैं उसे वेस्ट से, और अब जितना भी पर्शियन गल्फ है उसमें वो एक फ्रेंडली रिलेशन और बायलैटरल रिलेशन जो है उसको इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, ताकि उनमें इकोनॉमी की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा है। सऊदी अरेबिया जो है एक हॉली प्लेस है मुसलमानों के लिए, उसके साथ साथ वो एक बिज़नेस प्लेस भी बन जाए।